हेलो एवरीवन। सत्यनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ना है संसदीय समितियों को। हम संसदीय समितियों को पढ़ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लास ये लग नहीं पा रही थी, अब आज से ये कंटिन्यू चलेगी। तो संसदीय समिति हम देख रहे थे, साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे भारत का नया संसद भवन, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे राजदंड संकुल के बारे में। ठीक है, राजदंड संकुल एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है। ठीक है, जब अभी भारत का नया संसद भवन का जब उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, तो उन्होंने वहां पे राजदंड संकुल को क्या किया था, स्थापित किया था। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम देख रहे थे समितियों को। तो देखो, हमने समिति जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थायी समिति, एक होती है अस्थायी समिति। तो हम स्थायी समितियों को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। स्थायी समितियों में मैंने आपको कई सारी समितियां बताई थी, ठीक है ना, कई सारी समितियां मैंने आपको बताई थी। जैसे वित्तीय समिति हम पढ़ चुके हैं, विभागीय समिति हम पढ़ चुके हैं, जांच समितियां हम पढ़ चुके हैं, सदन की समितियां हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है छानबीन समितियों को। तो हम स्थायी समितियों में ही पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो छानबीन समितियों को हमें देखना है, ठीक है। तो देखो, स्थायी समितियों में ही हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम जब ये छानबीन समिति पढ़नी है हमें, उसके बाद में हमें पढ़ना है सेवा समितियां। उसके बाद ये लेक्चर आप उसके बाद हम पढ़ेंगे अस्थायी समितियों को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं छानबीन समितियों की। तो देखो, संसद में छानबीन से संबंधित चार समितियां होती हैं, ठीक है ना। वो निम्नलिखित हैं। पहली समिति जो है छानबीन समिति, वो है सरकारी आश्वासन समिति। ठीक है, तो देखते हैं। शासन और मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा समय समय पर जो आश्वासन दिए जाते हैं, ठीक है ना, इन आश्वासनों को किस सीमा तक पूरा किया गया है, इस बात की जांच यह समिति करती है, ठीक है। जो शासन होता है, जो मंत्रिमंडल होते हैं, सरकार होती है, वो क्या करती है, कई सारे आश्वासन देती है। जैसे कि यहाँ पर इस जिले में ये कॉलेज खुलेगा, उस जिले में ये पानी का काम होगा, इस जिले में नालियाँ बनेगी, या इस जिले को नगर पालिका क्षेत्र में लाया जाएगा, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आश्वासन के रूप में दी जाती हैं, उनसे संबंधित जांच जो होती है वो ये समितियां करती हैं। ये आश्वासन को किस सीमा तक पूरा किया गया, ये जांच करती है ये समिति, ठीक है। तो देखो, लोकसभा की जो समिति होती है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों अलग अलग बनाई जाती है। सरकारी आश्वासन समिति जो होती है वो लोकसभा में अलग बनाई जाती है, राज्यसभा में अलग बनाई जाती है। तो लोकसभा में जो ये समिति होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में जो ये समिति होती है उसमें 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1953 में किया गया था, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, ठीक है। हम छानबीन समितियों को पढ़ रहे हैं। छानबीन समिति, पहली समिति हमने पढ़ी सरकारी आश्वासन समिति। फिर देखो, दूसरी समिति जो है छानबीन समिति है, वो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, ठीक है, ये लिखा ना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति। इसको हम देखते हैं। तो देखो, ये जो समिति होती है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति, इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा से इसमें 20 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल किए जाते हैं। समिति की अवधि 1 वर्षीय होती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति है, इसकी अवधि कितनी होती है, 1 वर्षीय होती है। इसका प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर क्या करना, विचार करना। जो राष्ट्रीय आपने पढ़े थे ना, आयोग में पढ़ा होगा आपने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वो प्रतिवेदन या रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो उन पर क्या करना, विचार करना। तो ये काम है किसका, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति का। अब देखते हैं आगे। फिर देखो, अगली समिति जो है वो है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ठीक है। देखो, उसको देखते हैं हम। प्रत्येक सदन के लिए गठित इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष या सभापति द्वारा 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। तो जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति जो है, ये क्या होती है, प्रत्येक सदन में अलग अलग बनाई जाती है, ठीक है। और प्रत्येक सदन की जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं। मतलब लोकसभा में अलग बनाई जाएगी, राज्यसभा में अलग बनाई जाएगी, उसमें 15 सदस्य होंगे, ठीक है। तो देखो आगे, जो अध्यक्ष या सभापति द्वारा 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। तो मतलब जो जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति है, वो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग बनाई जाती है, इसमें 15 सदस्य होते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं, ये कौन नामित करता है, ये अध्यक्ष, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा में ये सभापति जो होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। तो वो क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं इन सदस्यों को, इस समिति। फिर देखो, यह समिति इस बात की जांच करती है कि संविधान या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विधायन, जो नियम विनियमन
विनियम उपनियम आदि बनाने के लिए स्थानीय निकाय व प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है, उचित रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं। देखो ये समिति करती क्या है, जो संसद होती है वो क्या करती है, कुछ क्या करती है, कानून बनाती है और फिर उन कानूनों को वो डिलीवर कर देती है, ये लिखा ना प्रत्यायोजित, वो डिलीवर कर देती है किसको, स्थानीय निकायों को या प्राधिकारियों को या ऑफिसर्स को, ठीक है ना, काय के लिए, नियम विनिमय उपनियम बनाने के लिए। तो वो जो जो डिलीवर कर रही है, जो कानून डिलीवर कर रही है संसद अपने प्राधिकारियों को या फिर स्थानीय निकायों को, अपने मतलब कि जो अन्य प्राधिकारी हैं जैसे स्थानीय निकाय हो गए, नगर पालिका हो गई, नगर पंचायत हो गई, कलेक्टर हो गए, ठीक है, तो इनको जो संसद अपने द्वारा बनाए गए कानून को डिलीवर कर रही है, उस कानून का अच्छे तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए क्या है, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति होती है। अब अधीनस्थ विधान क्या होता है उसको देख लो, अधीनस्थ विधान होता क्या है, देखो, जब संसद किसी कानून आदि में मुख्य सिद्धांत निर्धारित कर देती है तथा कार्यपालिका इन सिद्धांतों के आधार पर औपचारिक एवं प्रक्रिया संबंधी विस्तृत नियम एवं विनियमन तैयार करती है, तो इसे अधीनस्थ विधान कहते हैं। आर्य से परिभाषा से कुछ से हमारा, देखो अधीनस्थ विधान का मतलब होता है कि कोई ऐसा कानून, देखो क्या होता, क्या सरकार कोई कानून बनाती है, जब उसका इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, तो उसका इम्प्लीमेंट जब ग्रास रूट लेवल पे होता है, ठीक है ना, जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया, अब उसको उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सरकारी अधिकारी हैं जैसे डिप्टी कलेक्टर हो गए आपके, एसडीएम हो गए आपको, इनको करना है। अब सरकार को उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन अधिकारियों को छोटे मोटे नियम बनाने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ छोटी मोटी नियम अपने अनुसार कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, ठीक है, तो ऐसा विधायन जो क्या करता है, इन सरकारी अधिकारियों को क्या करता है, ये शक्ति देता है कि वो छोटे मोटे नियम बना ले, वो अधीनस्थ विधान कहलाता है। मतलब ऐसा विधायन जिसमें सरकार क्या करती है, केवल एक रूपरेखा तैयार करके दे देती है, ठीक है, कार्यपालिका को, तो कार्यपालिका उस रूपरेखा के आधार पर क्या करती है, अपने छोटे छोटे नियम बना लेती है, उसको बोलता है अधीनस्थ विधायन। आ रही ना बात है। तो देखो अगली समिति, अगली समिति कौन सी है, तो अगली समिति जो है वो है पत्र संबंधी समिति, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। यह समिति सर्वप्रथम वर्ष 1975 में गठित की गई थी। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा इस समिति का क्या किया था, गठन किया था। देखो लोकसभा की जो समिति होती है, पत्र संबंधी समिति, उसमें कितने सदस्य होते हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। और जो राज्यसभा की जो समिति होती है पत्र संबंधी समिति, उसमें कितने सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। यह समिति क्या करती है, सदन के पटल पर रखे गए सभी पत्रों की जांच कर अपना प्रतिवेदन क्या करती है, प्रस्तुत करती है। सदन के जो पटल होता है, सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो पटल होते हैं उसमें जो भी पत्र रखे जाते हैं उनकी जांच कौन करती है, पत्र संबंधी समिति करती है, ठीक है। और जो पत्र संबंधी समिति जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, उसकी स्थापना की गई थी 1975 में, ठीक है। और लोकसभा की जो पत्र संबंधी समिति है उसमें 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा की पत्र संबंधी समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो हम देखते हैं अगली समितियां, जो आपकी छानबीन समितियां समाप्त हो गई। स्थायी समिति में अगली समिति है सेवा समिति, ठीक है ना, तो सेवा से संबंधित समितियां जो है उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ता तथा अन्य परिलब्धियों को निर्धारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। संसद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के, उनके वेतन भत्ते तथा अन्य अन्य जो उनकी परिलब्धियां होती हैं, ठीक है, अन्य जो उनको अलाउंस मिलते हैं, उसको निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है, संसद के दोनों सदनों की क्या की जाती है, एक संयुक्त समिति गठित की जाती है। इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, 10, तथा राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम 1954 के अधीन निर्धारित किए जाते हैं। इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में किया गया था। तो देखो जो सेवा समिति जो है वो क्या होती है, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य परिलब्धियों को निर्धारित करने के लिए बनाई जाती है, ठीक ना। संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति होती है, मतलब इसमें संसद के दोनों सदनों के क्या होते हैं, सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के इसमें 10 सदस्य शामिल होते हैं और जो राज्यसभा इसमें 5 सदस्य शामिल होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। फिर संसद सदस्यों के वेतन भत्ते हैं उसके लिए क्या है, संसद ने एक अधिनियम बनाया है, ठीक है। तो देखो वो अधिनियम है संसद सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम 1954, ठीक है ना। इसके अधीन निर्धारित किए जाते हैं जो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते होते हैं, ठीक है। तो जो सेवा समिति जो थी, ठीक है, इसका गठन सर्वप्रथम किया गया था 1954 में,
सब देख लेते हैं जो अन्य समितियों को, जो सेवा समितियों में है। तो देखो पहली है आवास समिति। अब आवास समिति लिखा है, आवास समिति का मतलब ये पढ़ाने वाली समितियां नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पूरी चीजों को देखना था, हमें एक एक चीज को देखना है, तो इस वजह से हम ये पढ़ रहे हैं आवास समिति को। तो देखो संसद सदस्यों के आवास, भोजन, चिकित्सा आदि के मामलों के लिए संसद के दोनों सदनों में आवास समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, ये आवास समिति होती है वो संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। प्रत्येक सदन की समितियों को 12 सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आवास समिति जो है वो एक सेवा समिति है, ये कार्य के लिए गठित की जाती है। जो संसद सदस्य होते हैं उनकी आवास, भोजन, चिकित्सा आदि मामलों के लिए गठित की जाती है। और ये लोकसभा और राज्यसभा में क्या होती है, अलग अलग गठित होती है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों की आवास समितियां 12-12 सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, इन सदस्यों का मनोनयन करते हैं अध्यक्ष और आपके सभापति करते हैं। आर्य भाषा में, ठीक है। तो देखो आगे, फिर देखो ग्रंथालय समिति। ग्रंथालय समिति क्या होती है, ये भी सेवा समिति में आती है ग्रंथालय समिति। तो देखो संसद के ग्रंथालय संबंधी कार्यों को देखने के लिए एक संयुक्त रूप से समिति का गठन किया जाता है, जिसमें कुल 9 लोकसभा तथा जिसमें कुल 9 लोकसभा के क्षेत्र और राज्यसभा के 3 सदस्य शामिल होते हैं। ग्रंथालय समिति होती है वो संयुक्त समिति होती है लोकसभा और राज्यसभा की। ग्रंथालय संबंधी जो कार्य होते हैं वो ये देखती है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं, कुल 9 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 6 तथा राज्यसभा के 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अगली समिति जो है वो आपकी है सामान्य प्रयोजन समिति। ठीक है, तो देखो यह समिति संसद के दोनों सदनों में होती है। संसद के सदनों और उसके सदस्यों के कार्यों से संबंधित ऐसे तरह मामले जो किसी अन्य संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, उन मामलों पर यह समिति अपना परामर्श देती है। ठीक है, जो एक बार फिर से देख लो। सामान्य प्रयोजन समिति जो है, यह समिति संसद के दोनों सदनों में होती है। संसद के दोनों सदनों और उसके सदस्यों के कार्यों से संबंधित ऐसे तरह मामले जो किसी अन्य संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, उन मामलों पर यह समिति अपना क्या करती है, परामर्श देती है। अध्यक्ष तथा सभापति अपने अपने सदन की समिति के क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस समिति का गठन 1954 में किया गया था। सामान्य प्रयोजन समिति जो होती है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा की सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। और जो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो जो राज्यसभा की सामान्य प्रयोजन समिति उसका अध्यक्ष होता है। और सामान्य प्रयोजन समिति का काम ऐसे ऐसे कार्यों को देखना है जो सदन से संबंधित हैं और सदन के सदस्यों से संबंधित हैं, जो किसी अन्य समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। ऐसे कार्य जो सदन से संबंधित हैं और साथ ही साथ सदन के सदस्यों से संबंधित हैं, जो किसी अन्य समिति के पास है नहीं है, उन सारे कार्यों को कौन देखती है, सामान्य प्रयोजन समिति देखती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी खत्म हो रही है कौन, स्थायी समितियां। इसके बाद हमें पढ़ना है अस्थायी समितियों को। ठीक है, तो अस्थायी समितियां बहुत छोटी सी हैं, तो यहाँ पे आपकी समितियां लगभग खत्म होने वाली हैं। ठीक है, तो देखो तदर्थ या अस्थायी समिति, ठीक है, द एडॉक कमेटी इनको बोलते हैं। तो देखो देखते हैं, तो स्थायी समितियां हमने खत्म कर ली। मैंने बताया था ना आपको कि समितियां 2 प्रकार की हैं। ठीक है, 2 प्रकार की समितियां हैं, एक है स्थायी समिति, एक है अस्थायी समिति। ठीक है, तो स्थायी समितियों को हमने क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है अस्थायी समितियों को। तो अब हम अस्थायी समितियों को क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। तो देखो तदर्थ समितियों को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया। तदर्थ या अस्थायी समितियों के किन वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। पहले हम देखते हैं प्रवर समिति एवं संयुक्त प्रवर समिति। प्रवर समिति क्या होती है, देखो प्रवर समिति तदर्थ समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है। किसी विशेष विधेयक को विचार करने के लिए समिति का गठन किया था। जब मैं आपको संसद की विधायी प्रक्रिया पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जब कोई विधेयक आता है उस पर बहस होती है, तो उसके बाद में उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए क्या किया था, उस विधेयक को प्रवर समितियों को सौंप दिया था। ये वही प्रवर समितियां हैं। ठीक है ना, प्रवर समिति, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रवर समिति कैसी समिति है, स्थायी की अस्थायी, तो प्रवर समिति क्या है, अस्थायी समिति है। संयुक्त प्रवर समिति क्या है, अस्थायी समिति है। आई ना बात है, देखा ना, संयुक्त प्रवर समिति ये भी अस्थायी समिति है। प्रवर समिति जो लिखा है ये भी क्या है, अस्थायी समिति है। तो देखो प्रवर समिति तदर्थ समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है। किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया था। प्रवर समितियों के किसके लिए गठन किया था, किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए इनका गठन किया था। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। तो देखो जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन करते हैं,
तब समितियों को प्रवर समिति कहते हैं। जब कोई विधेयक आता है उस पर चर्चा करने के लिए अलग अलग जब समितियां गठित की जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रवर समिति कहते हैं। ठीक है, फिर देखो आगे। जब संसद के दोनों सदन से मतलब है लोकसभा और आपकी राज्यसभा, ठीक है ना, लोकसभा व राज्यसभा की बात हो रही है, दोनों सदन। तो जब संसद के दोनों सदन क्या करते हैं, किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त रूप से किसी समिति का गठन करते हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज, प्रवर समिति आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट समिति है। ठीक है, तो देखो प्रवर समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। ये प्रवर समिति जो होती है वो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग घटित होती है, तब उसको बोलते हैं प्रवर समिति, किसी विधेयक की जांच करने के लिए। तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। तथा जो संयुक्त प्रवर समिति जो होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 45 सदस्य होते हैं। जब दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर किसी विधेयक पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करते हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्त प्रवर समिति। और यह बात समझ में, उस संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं, जिसमें से 30 होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा से कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो देखो आगे। प्रवर समितियां जो होती हैं उनको अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर अथवा सदन द्वारा निर्धारित की गई अवधि के अंदर प्रस्तुत करना होता है। जो प्रवर समिति जो होती है उनको अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर देनी होती है। ठीक है, अथवा सदन द्वारा निर्धारित की अवधि के अंदर प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगली समिति। तो देखो किसी विशिष्ट मामले के लिए, किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए समिति, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट समिति है। ठीक है, तो इसको अब हमें पढ़ना है। तो देखो किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए समिति, हम देखते हैं संसद सदस्यों की मांग पर किसी विशिष्ट मामले की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए दोनों सदनों में क्या होता है, अलग अलग या संयुक्त रूप से समितियों का गठन किया जाता है, अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है ना, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। तो देखो किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए जो समिति होती है वो क्या होता है संसद सदस्यों की मांग पर गठित होती है, और उनका गठन कौन करता है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा में सभापति द्वारा इनका गठन किया जाता है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदन अलग अलग एकल समितियों का गठन करते हैं तथा उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। ठीक है, तो देखो यदि किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए संसद के दोनों सदन है, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा, वो क्या करते हैं, अलग अलग समितियों का गठन करते हैं, तो उनमें सदस्य संख्या कितनी होती है, 30 होती है। ठीक है, और फिर जब संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया जाता है किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए, तो उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, उसमें होते हैं 45 सदस्य। ठीक है, जिसमें से 30 सदस्य क्या होते हैं, लोकसभा के होते हैं तथा 15 सदस्य क्या होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। आ रही बात में, देखो फिर से देखो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, अभी बताऊंगा कहाँ से इम्पोर्टेंट। किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए समिति गठित होती है उनको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है ना, पीसी समझ लो, पीसी लिखा ना, पार्लियामेंट्री कमेटी किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए गठित होती है। फिर देखो यदि ये अलग अलग गठित होती है लोकसभा और राज्यसभा में किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए, कोई घोटाला हो गया उसकी जांच के लिए यदि ये गठित हो रही है, जब संसद सदस्य मांग कर रहे हैं कि भाई ये समिति का गठन करो, तो यदि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग गठित हो रही तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से समिति का गठन किया जाता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है ना, तो ये लिखा ना नीचे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, यही है वो समिति किसी विशिष्ट मामले गठित के लिए, गठित किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए संयुक्त समिति, ठीक है ना, जो गठित की जाती है उसको बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेपीसी। ठीक है, अभी आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में यदि आप न्यूज पढ़ते हो तो आपने सुना होगा, समय समय पर इसको गठित करने की मांग होती रहती है तथा कथित घोटालों की जांच के लिए। समझ रहे आप बात को। जैसे अभी अडानी जो है हमारे यहाँ के बिजनेसमैन है, वो वाला केस हुआ था जब हिंडनबर्ग वाला केस हुआ था अभी हाल ही में। ठीक है, हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट थी, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की एक फर्म है हिंडनबर्ग। ठीक है ना, हिंडनबर्ग, उसने क्या किया था, एक रिपोर्ट दी थी अडानी के ऊपर, अडानी के बिजनेस के ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो अडानी के शेयर हैं वो उनके शेयर में क्या हुई थी, अडानी के जो शेयर हैं, ठीक है ना, अडानी पर उसने क्या की थी, रिपोर्ट दी थी अडानी पर। ठीक है, फिर अडानी के जो शेयर हैं वो क्या हुआ, वो शेयर गिरना चालू हुए। ठीक है ना, अडानी के शेयर क्या हुए, गिरना चालू हुए। तो
विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि इसमें क्या अडानी ने घोटाला किया या कुछ घोटाले की आशंका उन्होंने जताई। तो उसकी जांच के लिए वो क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे जेपीसी की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन की। वो बात तो उसमें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए इस मामले के लिए। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार जो अडानी के ऊपर आई थी, उस रिपोर्ट के ऊपर। हिंडनबर्ग क्या थी, एक अमेरिका की क्या थी, फर्म थी। और ये समझ, तो ये इस प्रकार से होता है जेपीसी। ठीक है ना, ठीक। देखो, अब तक गठित संयुक्त संसदीय समितियां कौन कौन सी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो अब तक गठित हो चुकी है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो गठित हुई थी वो थी बी शंकरानंद समिति। ये हुई थी बेफोर्स घोटाले पर। बेफोर्स जो तोप है ना, बेफोर्स तोप का आपने नाम सुना होगा। तो राजीव गांधी के समय पे ऐसी आशंका थी विपक्ष को कि बोफोर्स तोप जो हमने ली है उसमें क्या हुआ है, घोटाला हुआ है। तो उन्होंने मांग की थी जेपीसी की। तब उनकी मांग पर क्या किया गया था, जेपीसी का गठन किया गया था 1987 में। उसको बोलते हैं बी शंकरन समिति। फिर देखो, अगली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति, अगली जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी वो थी मिर्धा समिति। ठीक है ना। इसके अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा। ये गठित हुई थी 1992 में हर्षद मेहता शेयर घोटाले पर। ठीक है। तो हर्षद मेहता जो शेयर घोटाला था वो बहुत बड़ा घोटाला था। आपने इसके ऊपर एक वेब सीरीज यदि आपने देखी हो तो आपने देखी होगी, हर्षद मेहता के ऊपर एक वेब सीरीज बनी है। जब ये घोटाला हुआ था तो उस पर जांच करने के लिए क्या की गई थी, मिर्धा समिति गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, रामनिवास मिर्धा थे। और ये भी क्या थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी। फिर देखो, अगली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी वो थी त्रिपाठी समिति। इसके अध्यक्ष थे प्रकाश मणि त्रिपाठी। और यह 2001 में गठित की गई थी केतन पारेख शेयर घोटाले पर। तो केतन पारेख शेयर घोटाला एक अलग मामला था, एक और अलग मामला था शेयर घोटाले से संबंधित। उस पर गठित की गई थी कौन सी, त्रिपाठी समिति, जिसके अध्यक्ष थे प्रकाश मणि त्रिपाठी। फिर देखो, एक और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति थी वो 2003 में गठित की गई थी, इसको बोलते हैं पवार समिति। ठीक है। इसके अध्यक्ष थे शरद पवार। ठीक है ना। और ये समिति गठित की गई थी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति काय की जांच के लिए, शीतल पेयों में कीटनाशक के मामले पर। ठीक है ना। तो शीतल पेय होते हैं जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, उसमें कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है क्या उनको निर्माण में, तो उससे संबंधित जांच के लिए क्या की गई थी, पवार समिति गठित की गई थी। ये भी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी। ठीक है। तो देखो, अगली जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी वो थी चाको समिति। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अध्यक्ष थे पीसी चाको। जब 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, आपने सुना हुआ। ठीक है ना। यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी। ठीक है। तो उनके जमाने में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। उसकी जांच के लिए क्या हुआ था, चाको समिति का गठन किया गया था। ये भी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी। इसके अध्यक्ष थे पीसी चाको 2011 में। फिर देखो, गणेश सिंह समिति। ठीक है ना। इसके अध्यक्ष थे गणेश सिंह। 2016 में जो भूमि अधिग्रहण विधेयक था उसकी जांच के लिए, ठीक है ना, क्या हुई थी, गणेश सिंह समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है। तो ये हो गई जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन आए जेपीसी के ऊपर, ठीक है, तो देखो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसका गठन काय के लिए किया था, किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए, किसी विशिष्ट बात की जांच के लिए। ठीक है ना। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, यदि ज्वाइंट रूप से गठित होती है, ठीक है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री गठित होती है तो इसमें 45 सदस्य होते हैं। लोकसभा के इसमें 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। अब तक कितनी बार गठित हो चुकी है, तो देखो अब तक कितनी, 6 बार गठित हो चुकी है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। वो सारी पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हमने पढ़ लिया। अभी क्वेश्चन आए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो किस प्रकार की कमेटी होती है, स्थायी या अस्थायी। तो अस्थायी कमेटी होती है, क्योंकि कभी कभार गठित होती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, हमेशा गठित नहीं होती। और जो प्रवर और संयुक्त प्रवर समितियां मैंने पढ़ाई ना आपको, प्रवर समिति पढ़ाई, संयुक्त प्रवर समिति पढ़ाई, किसी विधेयक पर विचार करने के लिए इनका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है ना। आ रही है समझ, ये लिखा ना, प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, ये ठीक है। ये इनका किसके लिए गठन किया जाता है, इनका किसी विशिष्ट मामले के लिए इनका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ये भी क्या है, अस्थायी समितियां। समितियां यहाँ पर क्या हो रही हैं, आपकी समाप्त हो रही हैं। ठीक है। अब हम नए संसद भवन के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट में देखो समितियों में मैंने क्या लिखा है कि भारत में समिति प्रणाली मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर सन 1921 से ही शुरू हुई थी। तो भारत में जो समिति प्रणाली थी, ये हमने समिति देखी ना, संसद की समितियां होती हैं, सदन की समितियां होती हैं, इनकी शुरुआत हो गई थी 1921 में मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से। ठीक है।
किंतु उस समय की समितियां ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करती थी। समितियों की जो वर्तमान व्यवस्था है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही विकसित हुई है भारत में। ठीक है, यहाँ पर समितियों का एंड हो गया। थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा तो मैं आपको समितियों में बता दूं, जो वित्तीय समितियां जो है ना, वित्तीय समिति, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो वित्तीय समितियों से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। वित्तीय समिति में क्या है, लोक लेखा समिति है। ठीक है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति थी, प्राक्कलन समिति से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इनको पढ़ लेना। उसके बाद में आप पढ़ लेना अस्थायी समिति को। ठीक है ना, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये पिछले लेक्चर में सब पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आप पढ़ लेना किसको, अस्थायी समितियों को। तो अस्थायी समितियों में प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति और जेपीसी। ठीक है ना, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अस्थायी समितियों को पढ़ लेना उसके बाद आप, तो आपको सीधा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं नया संसद भवन। ठीक है, तो नए संसद भवन को हम देखना चालू करते हैं। तो देखो, नया संसद भवन, नया संसद भवन जो है, आपको पता होगा कि हमारा जो पुराना संसद भवन था वो काफी पुराना था, ब्रिटिश जमाने की वो इमारत थी। और उसका आकार क्या था, वो इस प्रकार से गोलाकार आकृतियां बनी हुई थी। ठीक है ना, इस प्रकार से वो गोलाकार आकृतियां बनी हुई थी। नई संसद, जो पुरानी संसद भवन था, जो संसद भवन आया है उसकी आकृति क्या है, उसकी आकृति त्रिभुजाकार है, उस प्रकार से बन गया है। ठीक है, नया संसद भवन जो है उस प्रकार से, ठीक है ना, बन चुका है। अब उसी को हमें पढ़ना है। नए संसद भवन के बारे में थोड़ी बहुत हम जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, नया संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ है, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। मतलब इसका भूमि पूजन हुआ 10 दिसंबर 2020 को। फिर इसका उद्घाटन कब हुआ, इसका उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया। इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, मैंने बता दिया ना कि इस प्रकार से बना हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति में नया संसद भवन बना हुआ है। इस प्रकार से पुराना संसद भवन जो था वो इस प्रकार से था। ठीक है, कि पुराना संसद भवन इस प्रकार से बना हुआ था। ठीक है, तो नया संसद भवन है वो इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे खंभे लगे हैं, तो आप देख लेना गूगल करके। तो आकार आकार क्या है नए संसद भवन का, त्रिभुजाकार है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है, 64,500 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हम देखते हैं अगली जानकारी। लागत कितनी आई नए संसद भवन के निर्माण में, तो 971 करोड़ रुपए की लागत आई है। बनने में लगा समय कितना है, तो बनने में 21 महीने लग गए। ठीक है, वास्तुकार कौन है नए संसद भवन की, विमल पटेल है वास्तुकार। फिर इसके निर्माणकर्ता कौन है, कि निर्माण किसने किया है नए संसद भवन का, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, नए संसद भवन के डिजाइनकर्ता कौन है, एसटीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है, इसने क्या किया है, इसका डिजाइन किया है। फिर देखो थीम, नए संसद भवन की थीम क्या है, तो मोर के पंख या मयूर। ठीक है ना, लोकसभा की थीम है। मतलब यदि आप लोकसभा को देखोगे तो आपको इस प्रकार के मोर के पंख वगैरह ये सब चीजें दिखेंगी। ठीक है ना, मोर के पंख के कलर टाइप की ये चीजें दिखेंगी। तो मयूर जो है वो लोकसभा की थीम है। और राज्यसभा की थीम क्या है, कमल है। ठीक है, तो इसको याद रख लो। क्षमता देखो कितनी है इसकी, तो लोकसभा में कितनी, 888 सीटें हैं। ठीक है ना, 888 सीटों की क्षमता है लोकसभा में, काहे कि नए संसद भवन में। और राज्यसभा में 384 सीटों की क्षमता है, मतलब 384 सांसद बैठ सकते हैं। लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं। ठीक है, फिर नए संसद भवन में कितने, 6 द्वार हैं। ठीक है ना, नए संसद भवन में 6 द्वार है, मतलब 6 गेट हैं। तो उन गेट को हम पढ़ लेते हैं। तो पहला गेट जो है वो है गज द्वार। तो गज द्वार जो है वो बुद्धि, स्मृति, धन और ज्ञान का क्या है, प्रतिनिधित्व करता है। तो अगला द्वार जो है वो है शाहदुल्ला द्वार। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना, गज द्वार, शाहदुल्ला द्वार। शाहदुल्ला द्वार जो है वो लोगों की शक्ति का प्रतीक है। फिर देखो अगला है गरुड़ द्वार। गरुड़ द्वार जो है वो शक्ति और धर्म का क्या है, प्रतिनिधि है। तो अगला द्वार जो है वो है हंसों द्वार, ये है आत्म प्राप्ति और ज्ञान का प्रतिनिधि। ठीक है, तो अगला द्वार जो है वो है मकर द्वार, यह जीव रक्षा का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, ये 6 द्वार जो है। फिर अगला द्वार जो है, लास्ट द्वार जो है वो है अश्व द्वार। अश्व द्वार जो है वो शक्ति और साहस का प्रतीक है। ठीक है, पहली बैठक जो नई संसद भवन में हुई है वो हुई है 19 सितंबर 2023 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। और पुरानी जो संसद भवन है उसको संविधान सदन का नाम दिया गया है। और साथ ही साथ वहां पे क्या होगा, एक म्यूजियम खुलेगा जिसमें आम लोग जा सकेंगे उसके दर्शन करने के लिए, उसको देखने के लिए।
ठीक है, ये हो गई संसद भवन। हमने संसद भवन के बारे में देख लिया कि संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ था, उद्घाटन कब हुआ था, आकार क्या है, क्षेत्रफल कितना है, लागत कितनी है, बनने में कितना समय लगा, 21 महीने का समय लगा था बनने में, वास्तुकार कौन थे, विमल पटेल थे, निर्माणकर्ता कौन है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी तारीख, इसका उद्घाटन कब हुआ है, ठीक है, इसका आकार इम्पोर्टेंट है, त्रिभुजाकार इसका आकार है, ठीक है। फिर देखो आगे, तो इसके वास्तुकार बहुत इंपॉर्टेंट है, विमल पटेल। निर्माण किसने किया, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। आगे सर इसकी क्षमता क्या हो, थीम याद करना बहुत जरूरी है। नए संसद भवन में लोकसभा की थीम यदि पूछी जाए तो मयूर है। नए संसद भवन में राज्यसभा की थीम क्या है, कमल है, ठीक है, याद रखना। फिर सारे ये द्वार हैं, गज द्वार हो गया, शाहदुल्ला द्वार हो गया, गरुड़ द्वार हो गया, हंस द्वार हो गया, मकर द्वार हो गया, ये सब क्या है, द्वार है, द्वार हो गया, ये संसद भवन में नए द्वार है। और पहली बैठक कब हुई है नए संसद भवन में, 19 सितंबर 2023 को हुई है, ठीक है। और जो पुरानी संसद थी उसका नाम क्या कर दिया गया है, संविधान सदन कर दिया गया। उसमें अब सरकारी क्या योजना है, एक म्यूजियम खोलने की योजना है, ठीक है। फिर देखो राजदंड संगोल को, ठीक है, ये भी काफी न्यूज में रहा था जब प्रधानमंत्री ने क्या किया था, नई संसद भवन का क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो उन्होंने वहां पे क्या हुआ था, एक राजदंड, एक ऐसी छड़ी टाइप की, ठीक है, एक ऐसी छड़ी टाइप की बनी हुई थी, और उसको क्या किया था, स्थापित किया था नए संसद भवन में, ठीक है। एक ऐसी छड़ी थी, समझ लो छड़ी की आकार का था ये, और वर्टिकल इसको क्या किया गया था वहां पे नए संसद भवन में, क्या किया गया था, नए संसद भवन में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं राजदंड संगोल है क्या। तो देखो ऐतिहासिक दृष्टि से राजदंड संगोल को नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास रखा गया। जो स्पीकर की सीट है, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष की जो सीट है उसके पास क्या किया गया है, संगोल को रखा गया है। तो देखो संगोल है क्या, संगोल जो तमिल शब्द सैम्य से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है नया धर्म। संगोल का क्या अर्थ होता है, नया धर्म। फिर देखो आगे, तमिल परंपरा के अनुसार जब नया राजा सत्ता संभालता था तो इस परंपरा का चोल राजवंश के द्वारा अनुसरण किया जाता था, ठीक है। तो जब कोई नया राजा क्या होता था, सत्ता संभालता था, या कोई नया व्यक्ति राजा बनता था तो उसको संगोल दिया जाता था। ये एक परंपरा है, प्राचीन भारतीय परंपरा है। और किस राजवंश की परंपरा है, चोल राजवंश की परंपरा। तो संगोल किस राजवंश से क्या है, प्रभावित है, तो ये किस राजवंश से प्रभावित है, ये प्रभावित है चोल राजवंश से। ये सब चीजें आप याद रखना, आपको हिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि जो संगोल का जो स्थापना की है नए संसद भवन में हमारे प्रधानमंत्री ने, वो किस राजवंश से संबंधित है, वो चोल राजवंश से संबंधित है। और संगोल का मतलब क्या है, संगोल क्यों दिया जाता था, संगोल इसलिए दिया जाता था जब कोई राजा कोई नया राजा बनता था, ठीक है ना, कोई पुराना राजा है वो संगोल देता था किसी उस व्यक्ति को जो नया राजा बनने वाला है, तो ये संगोल उसके लिए दिया जाता था, ठीक है। तो देखो आगे, संगोल को पूर्वी मद्रास के ज्वेलर ब्रह्मडी बंगारू चेट्टी ने बनाया था। तो ये संगोल जो है वो किसने बनाया था, उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो संगोल को जिसने बनाया था उनका नाम लिखा है ज्वेलर बुम्मिडी बंगारू चेट्टी, ठीक है। यह 5 फीट ऊंचा है संगोल जो है। इसके शीश पर क्या बने हैं, नंदी बैल बने हैं। संगोल को इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। तो संगोल जो था, इस संगोल को जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो तमिल के जो कुछ ब्राह्मण थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या दिया था, ये संगोल दिया था किसको, जवाहरलाल नेहरू को प्रतीक स्वरूप। उन्होंने इसको संभाल कर इलाहाबाद संग्रहालय में रखवा दिया था। इस संगोल को खोज कर लाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब नए संसद भवन की क्या हुई, स्थापना हुई, तो संगोल को उन्होंने क्या किया, वहां पर स्थापित किया, ठीक है। ये संगोल की कहानी है। आर्य समझ, हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को, हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन सी हैं। देखो, तो ये आपके नया संसद भवन और संगोल खत्म हो गया, ठीक है ना। संगोल को अच्छी तरह से देख लेना, संगोल चोल राजवंश से संबंधित है या चोल राजवंश से प्रभावित है। फिर हम आगे देखते हैं, तो देखो बैक बेंचर। तो अब ये हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, देखो ज्यादातर शब्दावली जितनी भी थी वो मैं आपको करा चुका हूँ, जितने भी प्रस्ताव तो सब चीजें हम खत्म कर चुके हैं, आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। तो कुछ आपकी महत्वपूर्ण शब्दावलियां बच गई थी, तो उनको हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो देखो पहली शब्दावली है बैक बेंचर, ठीक है ना। बैक बेंचर कौन होते हैं, ठीक है। तो देखो सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है, और पीछे बैठने वाले सदस्यों को बैक बेंचर कहा जाता है, ठीक है।
क्लास में भी जो पीछे बच्चे बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैक बेंचर बोलते हैं। इसी प्रकार से संसद में भी जो पीछे सबसे पीछे संसद सदस्य बैठते हैं उनको बोलते हैं बैक बेंचर। और सदन में जो आगे का स्थान होता है उसमें प्राय कौन होते हैं, महत्वपूर्ण लोग बैठते हैं, मंत्री हो गए, संसदीय सचिव हो गए, ठीक है ना। और विरोधी दल के नेता जो हो गए उनके लिए अलग से होता है सदन में आगे के स्थान, ठीक है। फिर देखो बुलेटिन क्या होता है। देखो बुलेटिन, ये हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, संसदीय प्रक्रिया संबंधित। तो देखो बुलेटिन, मैं जब आपको बैट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि बैट की मांगें जो हैं वो एक निश्चित तिथि के अंदर क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। क्योंकि सभी मांगों पर क्या बहस नहीं हो पाती, विचार नहीं हो पाता। तो क्या होता है, सभी मांगों को एक दिन, जिस दिन लास्ट दिन होता है उस दिन सभी मांगों को रख कर उन पर क्या किया जाता है, उन पर वोटिंग करा दी जाती है। उसी को बोलते हैं बुलेटिन, ठीक है। तो देखो आगे, बुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक ना निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी सारी मांगें जो बजट में की गई थी, ठीक है, बजट को पढ़ लेना अच्छे से, उस समय भी बुलेटिन पढ़ाया था। तो उनको यदि निपटाया नहीं गया, उन पर चर्चा नहीं हुई है, तो उनको बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रख दिया जाता है लास्ट दिन, उसको बोलते हैं बुलेटिन। फिर देखो काकस, काकस क्या होता है, ठीक है। तो किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल होता है या जो कोई गुट होता है उसके जो प्रमुख सदस्य होते हैं उनकी बैठक को क्या बोलते हैं, काकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो उसमें कुछ प्रमुख नेता कौन होगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, निर्मला सीतारमण हो गई। तो कुछ कुछ प्रमुख मंत्री ये हो गए। तो इनकी दल की उनकी जो बैठक हुई उसको बोलेंगे काकस। आ रही बात समझ। और ये जो तय कर लेंगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी लोग जो तय कर लेंगे उन सारी नीतियों को क्या होगा, पूरा दल उनसे संचालित होगा, ठीक है। जेपी नड्डा भी होगा जो भाजपा के राष्ट्रीय क्या है, अध्यक्ष हैं, ठीक है। फिर देखो आगे, त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद क्या होता है देखते हैं। आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत, ठीक है, ना मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की क्या होती है, रचना होती है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में दल बदल जैसी कुप्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। देश में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा की यही स्थिति थी। जब किसी भी दल को क्या होता है, बहुमत नहीं होता है, तो त्रिशंकु संसद बनती है। समझ रहे आप बात को, तो उसको बोलते हैं त्रिशंकु संसद। और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में त्रिशंकु संसद की क्या थी, स्थिति थी। तो देखो नियम 193, ये नियम काफी हाल ही में चर्चा में रहा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो ये क्या है, ये लोकसभा की कार्रवाई से संबंधित नियम है, ठीक है, संसद की कार्रवाई से संबंधित। देखो इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं। यह नियम 1953 ईस्वी में बनाया गया था। इससे सदन की नियमावली में अविलंब चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन सदस्यों के पास न था, इसलिए यह नियम बनाया गया था, ठीक है ना। कोई भी अविलंब, ठीक है ना, जो महत्व का विषय है, ठीक है, जिस पर तुरंत चर्चा है, तो उसके लिए अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं। किस नियम के तहत, नियम 193 के तहत। ये भी अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था नियम 193। इसके तहत क्या कर रहे थे, जो अब मैंने आपको अडानी वाला केस बताया था ना, तो इस केस में चर्चा के लिए क्या कर रहे थे, इसी नियम के तहत क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे विपक्षी सदस्य कि अडानी वाले मामले पर क्या करो, चर्चा करो। तो वो नियम था नियम 193, ठीक है। फिर देखो आगे, इसके अंतर्गत नियम 193 के अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषय पर अल्पकालिक चर्चा के लिए क्या कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं। यह चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती है। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता, केवल सभी पक्ष के सदस्यों को संबद्ध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है, ठीक है। ये चर्चा होती है, इसमें क्या होता है, मत विभाजन नहीं होता है, ठीक है। ये चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती, केवल उसमें क्या होती है, बातें होती हैं, मतलब अपना अपना पक्ष प्रकट करते हैं। तो वो है नियम 193 के तहत। तो नियम 193 कार से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। देखो यहाँ ऊपर से देखो कि नियम 193 के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक या अविलंबनीय विषय पर तुरंत क्या कर सकते हैं, अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो गणपूर्तीय कोरम। गणपूर्तीय कोरम क्या होता है, तो देखो सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। तो अध्यक्ष सहित जो कुल सदस्य संख्या उसका 10वां भाग क्या होती है, गणपूर्ति होती है, कोरम होता है, उसको गणपूर्तीय कोरम बोलते हैं। बैठक शुरू होने के पूर्व
यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ति होती है। तो गणपूर्ति का मतलब है एक निश्चित संख्या, ठीक है ना। गणपूर्ति का मतलब क्या है, एक निश्चित संख्या जो सदन चलाने के लिए आवश्यक है। निश्चित क्या, निश्चित संख्या, ठीक है ना। आ रही है समझ। गणपूर्ति का मतलब क्या है, गणपूर्ति का मतलब है एक निश्चित संख्या किसकी, संसद सदस्यों की, संसद सदस्यों की एक निश्चित संख्या, उसको बोलते हैं कोरम, ठीक है। इसकी संसद सदस्यों की। तो संसद सदस्यों की निश्चित संख्या ही क्या है, कोरम है, जो कितना होती है, अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या कितना होती है, 1/10वां भाग होती है, ठीक है। आ रही है समझ। जब तक ये निश्चित संख्या नहीं है सदन में, तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलती है। तो देखो आगे, प्रश्नकाल को मैं आपको पढ़ा चुका था, ठीक है। तो दबाव समूह को देखते हैं, दबाव समूह है क्या। तो देखो दबाव समूह व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं दबाव समूह कहे जाते हैं। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं। देखो दबाव समूह क्या होता है, जैसे किसान आंदोलन हो रहा, तो कुछ क्या है, किसान संगठन है जो किसान आंदोलन कर रहा है। वर्तमान में देखो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान फिर से आंदोलित हो गए हैं और वो आंदोलन करने लगे हैं। तो किसान आंदोलन करने वाले जो संगठन है, वो संगठन क्या होगा, दबाव समूह होगा। क्योंकि वो कैसे व्यक्तियों का समूह है, जिनके हित समान है। ये लिखा ना कि व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं, जिनकी आशा क्या होती है, एक होती है कि हमें यही काम करना है। तो जो किसान आंदोलन कौन कर रहा है, किसान संगठन कर रहे हैं। तो किसान संगठन भी क्या होगा, दबाव समूह हुआ है। और ये दबाव समूह क्या करते हैं, ये शासन तंत्र पर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं विभिन्न प्रकार की नीतियों के लिए। तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो उन किसानों की मांग क्या है, एमएसपी से रिलेटेड मांग है। जब आप न्यूज देखते हो तो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संबंधित उनकी मांग है। तो किसान आंदोलन कौन कर रहा है, जो आपके किसान समूह है वो कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, दबाव समूह हुआ है, ठीक है ना। यदि कोई भी ऐसा समूह है जो क्या कर रहा है, मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी क्या होगा, दबाव समूह होगा। कोई वकीलों से संबंधित कोई समूह है जिसमें सारे वकील जुड़े हुए हैं, तो वो भी क्या होगा, दबाव समूह हो गया। कोई डॉक्टर से संबंधित समूह है जिसमें कई सारे डॉक्टर जुड़े हैं और किसी डॉक्टर पर कोई, किसी डॉक्टर की मान लो पिटाई हो गई इलाज के दौरान, उसने गलत इलाज कर दिया, उसकी पिटाई कर दी किसी ने, ठीक है। तो डॉक्टर का क्या है, एक संगठन है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, दबाव समूह होंगे। जब डॉक्टर संबंधित कोई नियम नीति बनाएगी सरकार, तो सरकार पे वो दबाव बनाएंगे उसको चेंज करने के लिए या उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए, तो उनको बोलते हैं दबाव समूह। फिर देखो पंगु सत्र, इसको बोलते हैं लैमडैक सत्र। लैमडैक सत्र क्या होता है, तो देखो एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहते हैं, ठीक है। तो जो एक विधानमंडल होता है, ठीक है, उस विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल को क्या बोलते हैं, लैमडैक सत्र बोलते हैं। यह व्यवस्था क्या है, केवल अमेरिका में है। फिर देखो आगे, फिर देखो सचेतक, ठीक है ना। तो सचेतक और सचेतक और विप एक चीज होती है, विप, ठीक है ना। विप लिखा ना, सचेतक को ही इंग्लिश में बोलते हैं विप। और जो सचेतक जो निर्देश जारी करता है उसको भी विप बोलते हैं, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को मैं समझा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले देख लो सचेतक क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में विप। तो देखो राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति की जाती है, प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है, ठीक है। किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है। सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्य के विरुद्ध दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत क्या होती है, कार्रवाई की जाती है। तो सचेतक क्या होता है, सचेतक को काय के लिए नियुक्त करते हैं। सचेतक क्या होता है, किसी दल का सदस्य होता है, ठीक है, उसको सचेतक के पद पर नियुक्त किया जाता है। वो क्या करता है, समय समय पर क्या करता है, निर्देश जारी करता है, ठीक है, काय के लिए जो उस दल के सदस्य हैं उनको एकजुट करने के लिए किसी प्रस्ताव पर। जैसे अभी आपने सुना होगा कि यूपी में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो यूपी में राज्यसभा चुनाव के समय क्या हुआ, जो समाजवादी पार्टी थी उसके जो सचेतक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, ठीक है। और क्या हुआ था, क्रॉस वोटिंग हो गई थी। अब सचेतक की नियुक्ति कौन करता है, सचेतक की नियुक्ति जो उस दल का, जिस दल का वो सचेतक है उसका जो प्रमुख होता है वो करता है। आ रही है, ठीक है। आ रही ना सचेतक।
अब सचेतक जो निर्देश देता है अपने दल के सदस्यों को कि ऐसा काम करना है, ठीक है ना, सचेतक जो निर्देश देता है अपने दल के सदस्यों को, उन निर्देशों को ही व्हिप बोलते हैं, ठीक है ना। तो कई बार आपको क्वेश्चन आए, उसमें लिखा रहे कि सचेतक द्वारा जारी किए गए निर्देशों को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं व्हिप। इंग्लिश में उसको इस प्रकार से लिखेंगे व्हिप, ठीक है ना। और इंग्लिश वो सॉरी हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे व्हिप। आ रही है समझ में? तो ये चीज़ है, तो ये हो गए आपके सचेतक, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर का यही अंत करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।